गाइस आज हम लोग एक न्यू एनीमे स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप कि इसमें आप लोग पूरा सपोर्ट दोगे क्योंकि ये एनीमे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी जिसका नाम क्लोई होता है वो दिखाई जाती है। खैर क्लोई 20 साल से एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, लेकिन क्लोई का दिल तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि वो जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी उसी ने उसको धोखा दे दिया। और ये बिट्रेयल उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शौक था। इसी वजह से उसने यहाँ पर डिसाइड किया कि अब वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि अब वो एक एजेंट की तरह नहीं रहेगी बल्कि अपनी लाइफ ऐसे जिएगी जैसे कि वो जीना चाहती थी। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी डेथ को फेक करेगी और साथ ही किसी दूसरे किंगडम में जाकर रहेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो आ जाती है एक पिकनिक स्पॉट की तरफ और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है कि उसकी लाइफ आखिर कैसे रही। उसने काफ़ी सारे मास्क यूज़ किए अपने इस एजेंट वाली लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन इन दी एंड ये लाइफ उसको वो खुशी नहीं दे सकी जो कि उसे हमेशा से चाहिए थी। खैर इसी के साथ वो यहाँ पर ये सब कुछ सोच रही होती है और तुरंत ही यहाँ पर अपने हेड को भी फेंक देती है और साथ ही यहाँ पर वो उस नेकलेस को भी तोड़कर फेंक देती है जो कि किसी ख़ास इंसान के द्वारा उसको दिया गया था। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो वहाँ से निकल जाती है। जबकि दूसरी तरफ किंगडम ऑफ हैगिल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं मिस्टर मैड से। मिस्टर मैड भी यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स का बंदा है और वो यहाँ पर अपनी क्लोई के बारे में ही सोच रहा था। तभी यहाँ पर वो लोग उसे बता देते हैं कि क्लोई को उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असल में लगता है कि शायद से वो क्लिफ से गिर चुकी है क्योंकि वहाँ पर उसका सामान मिला है। तभी यहाँ पर मैट की फियोंसे भी आ जाती है और वो कहने लगी थी कि लगता है कि हमारी इंगेजमेंट से उसे एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। मुझे नहीं पता था कि क्लोई ऐसा सब कुछ कर लेगी। लेकिन तभी यहाँ पर मेट जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजन के साथ इस चीज़ को कहता है कि वो मेरे साथ 8 साल से है और तब से यहाँ पर मैं उसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसे एक तरीके से अडॉप्ट किया था। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो अपनी जान दे देगी। मैट को पूरा भरोसा था कि कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर ज़रूर है जो कि उसको ठीक से नहीं पता है, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करता कि क्लोई अपनी जान दे देगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर अपनी डेथ को फेक करने के बाद क्लोई यहाँ पर जा रही होती है एक कैरेज के अंदर बैठ के। तभी यहाँ पर कुछ लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये जो बोतल है इसके अंदर हार्ड लीकेज है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है इसीलिए। तो वो यहाँ पर उन लोगों के साथ उस लिकर को शेयर करती है, जिसके बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं। खैर उसी के साथ यहाँ पर क्लोई आ जाती है एक दूसरे किंगडम के अंदर और यहाँ पर आने के बाद वो कहती है कि प्रोबेबली वो लोग यहाँ पर लिकर के बाद मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे और अब मैं यहाँ पर अपनी नई लाइफ शुरू कर सकती हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो डिसाइड करती है कि आखिर वो इस नई जगह पर आकर कहाँ रहेगी और कैसे रहेगी। उसके पास में हमें कुछ पेपर्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो किंगडम ऑफ रैंडल के अंदर आ गई थी, जहाँ पर उसे लेडी विक्टोरिया सेलर्स के बारे में पता चलता है। असल में वो काफ़ी सालों पहले ही मिसिंग हो गई थी और ना उसकी कोई फैमिली थी ना ही कोई रिलेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोई को लगता है कि वो इस लेडी की आइडेंटिटी को अच्छे से कैरी कर पाएगी और वो अपनी एक पीसफुल लाइफ यहाँ से स्टार्ट कर सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पर किंगडम ऑफ एशबरी के अंदर आ गई थी और जैसे ही वो यहाँ पर आकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करती है तभी यहाँ पर उसे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है। खैर यहाँ पर जैसे ही वो एक होटल के अंदर जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर वो यहाँ पर किस जगह पर स्टे कर सकती है, तभी वहाँ पर उसकी नज़र एक छोटी बच्ची के ऊपर पड़ती है। वो छोटी बच्ची देखने में काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी। फिलहाल यहाँ पर उसको लगता है कि शायद ये बच्ची अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रही होगी और ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है वो। लेकिन उसके बाद काफ़ी घंटों तक इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद जब वो रिटर्न आती है तो देखती है कि ये छोटी बच्ची तो अभी तक यहीं पर बैठी है। ये देखने के बाद यहाँ पर विक्टोरिया को समझ आ जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। वो तुरंत ही उसके पास जाती है और पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी देर से क्यों बैठी हो और तुम्हारी मदर कहाँ है।
तभी यहाँ पर ये बच्ची बताती है कि उसकी मदर ने उसको यहीं पर इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन काफ़ी देर से वो यहाँ पर बैठी है लेकिन उसकी मदर अभी तक नहीं आई। ये सुनने के बाद विक्टोरिया को पता चल जाता है कि इस बच्ची को अबेंडन किया गया है और तुरंत ही उसे कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही यहाँ पर उसे बुरा लग रहा था कि आखिर कैसे कोई इतने प्यारी बच्ची को अकेला छोड़ सकता है। जिसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया उस बच्ची को लेकर अपने साथ ही जा रही थी, क्योंकि तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पर एक आदमी काफ़ी तेज़ी के साथ में भागता हुआ जा रहा था। क्योंकि वो एक स्पाई रही है तो उसे यहाँ पर उस बंदे को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो तुरंत ही उसको किक मार के वहाँ से गिरा देती है। अब जैसे ही वो बंदा वहाँ पर गिरता है तो फिर एक और बंदा उसके पीछे आता है, तुरंत ही यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और उसके पास से पर्स छीनकर उसके ओनर को दे देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर विक्टोरिया का थैंक्स करता है और उसको बोलता है कि असल में ये बंदा एक चोर था। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर का नाम कैप्टन जेफरी है और वो यहाँ पर इस बंदे को पकड़ के पुलिस में भी दे देता है। उसके बाद विक्टोरिया अपनी पूरी स्टोरी और साथ ही नोना की पूरी स्टोरी बता देती है कि आखिर उसे कैसे ये बच्ची मिली। फिलहाल वो ये रही थी कि वो कहाँ स्टे करे, क्योंकि असल में वो जिस भी इन में जा रही थी वहाँ पर गारंटर की ज़रूरत थी और यहाँ पर विक्टोरिया तो एकदम ही नई आई हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर जेफरी उसका गारंटर बन जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि तुम इस बच्ची का एक तो इतना ज़्यादा ध्यान रख रही हो। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं कल ही तुम्हारी हेल्प करूँगा यहाँ पर इस बच्ची को इसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। विक्टोरिया को जेफरी का नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि जेफरी कितना ज़्यादा अच्छा है। खैर उसके बाद ये लोग अपने होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया नोना को सुला देती है और उसके बाद वो यहाँ पर सोचने लग जाती है पूरे ही दिन के बारे में। अब अगले दिन यहाँ पर जैसे ही नोना सोकर उठती है तो वो यहाँ पर देखती है कि विक्टोरिया ने उसके लिए ड्रेस को पहनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये चीज़ देखकर यहाँ पर अपनी विक्टोरिया को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब से नोना विक्टोरिया को मिली है, विक्टोरिया एक चीज़ कॉन्स्टेंटली नोटिस कर रही है कि नोना किसी भी बात पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है। वो ज़्यादातर शांत ही रहती है और उसे देखकर लगता है कि वो डिप्रेस है और डरी डरी रहती है। ये चीज़ देखकर वो समझ जाती है कि इसकी फैमिली आज से इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती होगी और साथ ही परेशान भी करती होगी। अब वो यहाँ पर उसका मूड लाइटन अप करने के लिए उसे एक शॉप पर ले आती है, जहाँ पर वो उसके लिए एक ब्लू कलर का हेयर बैंड खरीदती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था उसके हेयर को। नोना को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो वो यहाँ पर उस रिबन को तुरंत ही पहनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करती है। खैर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उसे लेकर एक क्वार्टर के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर एक लेडी जो कि यहाँ पर नोना को उसकी मदर से वापस मिलवाने वाली थी, वो यहाँ पर नोना को अपने साथ लेकर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर न जाने क्यों ही ये सारा ही नज़ारा देखने के बाद विक्टोरिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती कि छोटी बच्ची वापस से उसी फैमिली में और उसी मदर के पास चली जाएगी जो कि इसको इतना ज़्यादा सप्रेस करके रखते हैं। विक्टोरिया डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ पर अब इस बच्ची को खुद से दूर नहीं जाने देगी। वो तुरंत ही आगे बढ़ के इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब से वो इस बच्ची का ध्यान रखेगी। जिसके बाद वो और कैप्टन जेफरी दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एज अ गारंटर उसने यहाँ पर विक्टोरिया की काफ़ी मदद की थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर विक्टोरिया और नोना साथ में रह सकते थे। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर इसको अडॉप्ट करने में मेरी मदद की, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी जेफरी कहता है कि मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप यहाँ पर हमारी एक छोटी बच्ची का ध्यान रख रही हो। ये हमारी किंगडम की बच्ची है और आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और एज ए गारंटर मैंने इतनी बड़ी हेल्प भी नहीं की है जितनी आपने की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर जब ये बच्ची जा रही थी तो फिर आपने इसको रोका क्यों। तभी यहाँ पर अपनी विक्टोरिया बताने लग जाती है कि जब मैं उसे जाते हुए देख रही थी तब मुझे यहाँ पर एक छोटी बच्ची की याद आई और वो यहाँ पर अपनी बात कर रही होती है। जिसके बाद जेफरी कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक डिनर पे चलें साथ में, क्योंकि यहाँ पर वो एक स्पाई रही है और इस तरीके की चीज़ें पहले उसकी लाइफ में कभी नहीं हुई। तो इसी वजह से यहाँ पर वो कहती है कि फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस डिनर पे अकेले चल सकती हूँ, नोना भी हमारे साथ चलेगी।
ये सुनकर जेफरी खुशी खुशी मान जाता है और कहता है कि बिल्कुल मुझे इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद ये लोग रात के वक्त डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जेफरी तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जबकि यहाँ पर नोना एंड विक्टोरिया भी दोनों रेडी होकर आ जाती हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट में सभी लोग इसी कपल को देख रहे थे और सभी लोग यहाँ पर इन्हीं के बारे में बातें करने लग जाते हैं। रात के समय यहाँ पर जेफरी नोना को अपनी बैग पे कैरी करके लेके आता है और विक्टोरिया और उसे ठीक से घर पहुँचा देता है। घर आने के बाद नोना फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड सा बिहेव कर रही थी और ये चीज़ यहाँ पर विक्टोरिया से नहीं देखी जाती, तो वो यहाँ पर उससे हंसी मजाक करके उसको खुश करने की कोशिश करने लग जाती है और फाइनली वो नोना को हंसाने में कामयाब हो गई थी, जिससे कि विक्टोरिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन ही हमें दिखाया जाता है कि जेफरी जो होता है वो चला जाता है अपने भाई से मिलने के लिए। उसका भाई एडवर्ड उससे कहने लग जाता है, कल रात तुम किस लेडी के साथ डेट पर गए थे, क्या तुम मुझे उससे नहीं मिलवाओगे? तभी यहाँ पर जेफरी कहने लग जाता है कि फ़िलहाल तो वो मेरी डेट नहीं है, वो मुझे यहाँ पर मिली थी, और पूरी स्टोरी बता देता है कि वो और यहाँ पर अपनी विक्टोरिया कैसे एक दूसरे से मिले और साथ ही नोना के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पर एडवर्ड इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है लेडी विक्टोरिया की। जिसके बाद वो ये बताता है कि लेडी विक्टोरिया लेकिन यहाँ पर मुझे छोड़कर चली गई है। लेडी विक्टोरिया ने यहाँ पर मेरे लिए एक लेटर छोड़ा था और कहा कि जितनी भी हेल्प मैंने उनकी की है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती और इसी वजह से वो और नोना दोनों ही वहाँ से चले गए। जिसके बाद यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। यही सब सोचते हुए बुरा लगता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई उसको थोड़ी बहुत सिंपैथी देता है। अब इसके बाद ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन जेफरी यहाँ पर अपने अंकल के घर आया हुआ था और यहाँ पर जब वो घर के अंदर आता है तो वो नोटिस करता है कि अंकल का घर तो काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है। तभी वहाँ पर काम कर रही एक मेड बताती है कि यहाँ पर न्यू असिस्टेंट हायर हुई है जिसने यहाँ पर घर को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और उसकी स्किल्स काबिल तारीफ़ है। अब जैसे ही वो यहाँ पर आकर अपने अंकल से बातचीत करने लग जाता है तो अंकल कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से तुमसे नहीं मिला था, मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी यहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे थे, तभी जेफरी की नज़र पड़ती है यहाँ पर उस लेडी के ऊपर, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया ही थी जो कि यहाँ पर एज एन असिस्टेंट काम कर रही थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। लेडी यूलाना के ऊपर एक थीफ ने हमला कर दिया था और उसी समय वहाँ से विक्टोरिया भी गुजरते हुए जा रही थी और विक्टोरिया ने तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ के उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से लेडी यूलाना उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उसके बारे में जानने की कोशिश की। अब यहाँ पर विक्टोरिया ने उन्हें सारी बात बता दी थी, जिसकी वजह से वो उसकी एलिगेंस और साथ ही उसकी पावर देखकर इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसे ऑफ़र किया कि वो यहाँ पर आके काम करे। और इसी तरीके से यहाँ पर अपनी विक्टोरिया की एंट्री हुई। विक्टोरिया ने जिस तरीके से आकर यहाँ पर सारा काम संभाला था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। इवन यहाँ पर उसने अंकल बर्नार्ड की कुछ अनफिनिश्ड ट्रांसलेशन के डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर दिया था एक ही दिन के अंदर, जिससे कि अंकल बर्नार्ड को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये लड़की कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि यहाँ पर उसने फ्लॉलेसली सारा काम किया है अच्छे से। जिसके बाद यहाँ पर नोना एक बुक देख रही होती है, तभी यहाँ पर अंकल बर्नार्ड उससे बातचीत करने लग जाते हैं। अंकल बर्नार्ड उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है, तो बताती है कि उसे रोस्टेड लैम्ब पसंद है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर विक्टोरिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज रात उनका रोस्टेड लैम्ब खाने का मन है और वो उन दोनों को भी डिनर पे इनवाइट करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो उसको कहने लग जाते हैं कि तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया है, आखिर तुमने इतनी सारी लैंग्वेजेस कहाँ से सीखी? तो वो बताने लग जाती है कि लैंग्वेज सीखना उसका एक शौक़ है। तो अंकल बर्नार्ड उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर उसको पे करेंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी हमें डिनर पे इनवाइट कर लिया है, तो मैं समझती हूँ कि हिसाब बराबर हो गया। ये सुनने के बाद अंकल बर्नार्ड हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। रात के समय सभी के सभी बैठकर खाना खाते हैं और नोना की खुशी देखकर अंकल बर्नार्ड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
रात के वक्त वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बाहर बैठे हुए थे और कहने लग जाते हैं कि जब से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर गई है मैं कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन आज ये बच्ची इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी ज़्यादा वेल मैनर्ड बच्ची मैंने कभी भी नहीं देखी। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे अपनी विक्टोरिया से भी। यहाँ पर उन्होंने विक्टोरिया को प्रमोट कर दिया था, जिसके चलते वो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बड़े रैंकिंग के काम करने लगी थी। तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात एवा से होती है। एवा तुरंत ही यहाँ पर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे मिलकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद एवा कहती है कि उसके अंकल का 65th बर्थडे आने वाला है और यहाँ पर कुछ रिलेटिव और बाकी सारे लोग आएंगे। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ तुम सारी चीज़ें मैनेज कर लेना, मैं तुम्हें बाद में कंपनसेट कर दूंगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर विक्टोरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है और यहाँ पर सारे ही लोग आ जाते हैं उनके बर्थडे पार्टी के अंदर, जिसके बाद सभी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि विक्टोरिया सारे ही काम काफ़ी अच्छे से कर लेती है और यहाँ पर वो एक वंडरफुल लेडी भी है। तो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और बाकी फैमिली मेम्बर्स के मुँह से उसकी तारीफ़ सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बाद में थोड़ा चैट करने के लिए बाहर मिलते हैं। और यहाँ पर जेफरी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आप एक हाई रैंकिंग के ऑफिसर हैं और यहाँ पर मेरी तो कुछ इतनी हैसियत भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का इस तरीके से डिनर करना सही रहेगा। ये पहली बार हो रहा है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप उसकी लाइफ में आ चुका है। लेकिन फिर वो नोना को देखती है और डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर नोना का ही ख्याल रखेगी और जेफरी को कहती है कि फ़िलहाल वो नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर जेफरी कहता है कि अगर वो डिनर पर नहीं चल सकती तो फिर वो, नोना और जेफरी तीनों एक छोटे से पिकनिक पे चलते हैं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर नोना एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ पर नोना की एक्साइटमेंट देखते हुए अब यहाँ पर विक्टोरिया भी हाँ कर देती है, जिसके कुछ टाइम बाद ये लोग पिकनिक पे आते हैं जहाँ पर नोना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी जेफरी के साथ में और जेफरी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था दोनों की कंपनी। जिसके बाद यहाँ पर वो कुछ फ्लावर लेके आती है और तुरंत ही विक्टोरिया को गले लगाकर उसको फ्लावर देती है। विक्टोरिया को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसे अच्छा लगता है जिस तरीके से नोना उसके साथ रहती है और उसे उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद ये लोग पिकनिक ख़त्म करके वापस आ जाते हैं और जैसे ही लोग वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर एवा भी बैठी हुई थी और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर मौजूद होते, वहाँ बैठकर कुछ पढ़ रही होती है। जबकि यहाँ पर विक्टोरिया बताती है कि यहाँ पर जेफरी ने उसे एक बॉल में चलने के लिए इन्वाइट किया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अंकल बर्नार्ड और एवा दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में उसने तुम्हें इन्वाइट किया बॉल के लिए। तभी यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतनी कौन सी बड़ी बात है इसमें। तभी यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से जेफरी कभी भी साथ इस तरीके से बॉल पार्टी में नहीं गया है। तभी यहाँ पर विक्टोरिया बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बॉस उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर एवा बताने लग जाती है कि हाँ लेकिन उसके बाद भी कभी उसने ऐसा किया नहीं है। खैर जो भी है, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और रही बात नोना की, तो मैं नोना का ध्यान रख लूँगी, तुम आराम से बॉल पार्टी के अंदर चली जाओ। नोना भी ये सब कुछ सुन लेती है। हालांकि उसे अच्छा तो नहीं लगता कि विक्टोरिया उसको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो यहाँ पर उसको कुछ कहती भी नहीं है। रात में वो दोनों सो जाते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ हम जेफरी को देखते हैं। जेफरी यहाँ पर अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद कर रहा होता है, जहाँ पर केसर नाम का एक बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि उसके फियोंसे का ब्रदर था। जेफरी और वो दोनों ही एक वॉर के लिए जा रहे थे, जहाँ पर उसे नहीं पता था कि जब वो वापस आएगा तो उसे एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी न्यूज़ मिलेगी। असल में यहाँ पर उसकी जो फियोंसे थी वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी, क्योंकि असल में उसके पेरेंट्स की थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई थी और वो इस चीज़ को सह नहीं पाई और उसके बाद उसके भाई की भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर उसने बाद में अपनी जान भी ले ली। जेफरी को ये सोचकर बुरा है कि वो यहाँ पर अपनी फियोंसे को एक इमोशनल सपोर्ट दे ही नहीं पाया और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी फियोंसे कितना ज़्यादा सफ़र कर रही थी। जिसके बाद उसने फर्स्ट टाइम आज विक्टोरिया से
पूछा था अपने साथ चलने के लिए और विक्टोरिया अगले दिन तैयार भी हो जाती है। उसने एक पर्पल कलर का ड्रेस पहना था जिसे देखकर लेडी ओलाना उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों को डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी विक्टोरिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जेफरी बस ये चाहते हैं कि बाकी सारी लेडीज़ की अटेंशन उन्हें ना मिले और वो अपने काम पे फोकस कर सकें, और मैं यहाँ पर अगर उनकी डेट बनकर जाऊँगी तो यहाँ पर नेचुरली सारी लेडीज़ उनसे दूर रहेंगी। तभी लेडी ओलाना कहने लग जाती हैं कि अच्छा, और तुम खुद ही सोचो जेफरी ऐसा कर क्यों रहा है, वो भला क्यों ही चाहेगा कि यहाँ पर बाकी लेडीज़ की उसे अटेंशन ना मिले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करता है। तभी यहाँ पर अपनी विक्टोरिया कहने लग जाती है कि उनके और मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तभी लेडी ओलाना कहती है कि हमारी फैमिली में इस तरीके के क्लास डिफरेंस को नहीं माना जाता है, तो हमारी तरफ से तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वेलकम है तुम दोनों के लिए ही, तुम दोनों जब चाहो जब डेट कर सकते हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर विक्टोरिया ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है, जिसके बाद ये लोग बॉल के अंदर आ जाते हैं। बॉल के अंदर आते ही सारे लोगों की नज़र यहाँ पर पड़ जाती है इन दोनों के ही ऊपर। सभी लोग यहाँ पर इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि जेफरी यहाँ पर पहली बार किसी लेडी को अपने साथ बॉल में लेकर आया था। नेचुरली बाकी सारी लेडीज़ ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो जेफरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन यहाँ पर अपनी विक्टोरिया का जो रोल था उसकी डेट बनने का, वो यहाँ पर उसे अच्छे से परफॉर्म करती है। सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ़ करते हैं, जबकि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो जेफरी को पसंद करती थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब डांस होने लग जाता है प्रिंस और प्रिंसेस का, और हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर जेफरी के बॉस कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो लोग भी डांस करने लग जाते हैं। इवन जब ये दोनों अब डांस करते हैं तो फिर प्रिंस भी यहाँ पर इन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये खूबसूरत सी लेडी कौन है। अब डांस के बाद ये लोग बातचीत कर रहे थे, तभी यहाँ पर अपनी विक्टोरिया की नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस सा बिहेव कर रहा था। वो तुरंत ही यहाँ पर इस चीज़ को जेफरी को बता देती है कि उस बंदे के ऊपर नज़र रखो। जेफरी तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ विक्टोरिया तुरंत ही नीचे आती है और यहाँ पर कुछ बंदों को कपड़े चेंज करते हुए पकड़ लेती है। वो तुरंत ही उन्हें मार पीट के वहीं पर बेहोश कर देती है, और जैसे ही वहाँ पर सैनिक आते हैं तो वो वहाँ से तुरंत ही वापस पार्टी में चली जाती है। पार्टी में यहाँ पर उस बंदे को पकड़ लिया गया था और यहाँ पर जेफरी उसे कहता है कि विक्टोरिया तुम घर चली जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर मैटर थोड़ा एस्केलेट हो गया है, मैं यहाँ पर इसकी सारी तफ्तीश करके ही वापस आऊँगा। तो वो यहाँ पर चली जाती है और बीच रास्ते में उस बंदे से कहती है जो कैरी चला रहा था कि तुम मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। वो अपनी ड्रेस चेंज करती है और ऐसे स्ट्रीट पर वंडर करने लग जाती है, जिसके बाद वो एक बार में जाती है और वहाँ पर जाकर ड्रिंक करने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ हमें पर्ल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी हमें एक बंदा जिसका नाम मैकेना होता है वो दिखाया जाता है, और वो यहाँ पर सोच रहा था आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों ही अटैक करने के लिए आए थे। वो सभी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर प्रिंस शुक्रिया अदा करते हैं जेफरी का और कहने लगे थे कि उन असैसिन्स के बारे में हम ज़रूर से ही पता लगाएंगे, लेकिन जेफरी मैं तुम्हारी तारीफ़ करना चाहूँगा कि तुमने यहाँ पर उन्हें पहचान लिया। तभी जेफरी बताने लग जाता है कि असल में मैंने उन्हें नहीं पहचाना है, ये तो यहाँ पर मुझे लेडी विक्टोरिया ने बताया था उन लोगों के बारे में। तभी ये लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछने लग जाते हैं लेडी विक्टोरिया के बारे में। जेफरी सब बता देता है कि उसकी मुलाकात लेडी विक्टोरिया से कैसे हुई और किस तरीके से यहाँ पर उसने यहाँ पर उनके किंगडम की एक छोटी बच्ची को भी अडॉप्ट किया है। जिसके बाद यहाँ पर ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है और जेफरी भी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर का सीन हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर अपना जेफरी तो गया ही हुआ था, लेकिन साथ ही काइसर जो कि यहाँ पर उसके फियोंसे का भाई था वो भी गया था। यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से एरोज से अटैक किया जा रहा था जेफरी के ऊपर। वहाँ ढेर सारे एरोज जैसे ही जेफरी की तरफ आने लग जाते हैं, तभी काइसर वहाँ पर आकर सारे एरोज अपनी पीठ में ले लेता है और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर वो याद करता है कि किस तरीके से उसकी फियोंसे अपने भाई की डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी, और उसके कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर अपना जो प्रिंस होता है वो आकर माफ़ी मांगता है और अपना दुख जताता है उसके फियोंसे के भाई की डेथ पे। लेकिन उसकी फियोंसे कुछ भी नहीं कहती और कहने लग जाती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे पता है कि मेरा भाई अगर यहाँ पर वॉर के अंदर शहीद भी हुआ है तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन कुछ वक्त बाद ही यहाँ पर
वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका भाई और साथ ही उसके पेरेंट्स दोनों ही उसे छोड़कर चले गए हैं, और जेफरी को वैसे भी इतना टाइम होता नहीं था, तो इसी वजह से वो अपनी जान दे देती है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में जब जेफरी सोचता है तो फिर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है, और वो सोचता है कि काश वो अपनी थोड़ा और टाइम देता तो शायद उसकी फियोंसे आज ज़िंदा होती और उसे यहाँ पर उसकी डेथ का इतना बड़ा बोझ लेकर अपने साथ ना घूमना पड़ता। एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या हुआ है तुम्हें, आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। तभी वो रोते हुए कहने लग जाती है कि यहाँ पर विक्टोरिया भी उसकी मदर की तरह ही अब रिएक्ट करने लगी है। उसकी मदर भी अक्सर उसको छोड़कर चली जाया करती थी और वो रात में ही वापस आया करती थी। तब यहाँ पर विक्टोरिया को समझ आता है कि उसे नोना को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था, उससे उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तभी वो तुरंत ही उसको हक कर लेती है और उसको बोलती है कि आज के बाद वो कभी भी उसे इस तरीके से अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर नोना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उसे ये पूछने लग जाती है कि जब से बॉल पार्टी हुई है तब से आप बार बार कहीं जा रही हो मुझे छोड़कर, आखिर आप कहाँ जाती हो, मुझे इसके बारे में जानना है। खैर अब यहाँ पर विक्टोरिया भी डिसाइड कर लेती है कि अब जब नोना को इतना सब कुछ पता चल ही चुका है तो वो आगे की बातें भी उसके साथ शेयर कर देती है। लेकिन पहले उसको कहती है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। तभी यहाँ पर वो उसको प्रॉमिस करती है, जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वो उसको बता देती है कि असल में वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पाई एजेंसी से बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। साथ ही बॉल पार्टी वाले दिन वहाँ पर कुछ तो लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो उन लोगों को पकड़ने के लिए गई थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो नोना एकदम से ही अमेज्ड हो जाती है कि आखिर कैसे यहाँ पर अपनी विक्टोरिया के पास इतनी सारी पावर है। तो वो उसे ज़िद करने लग जाती है कि एक बार विक्टोरिया उसे अपनी टेक्निक्स का यूज़ करके दिखाए कि आखिर किस तरीके से वो अपनी पावर का यूज़ करती है बैड गाइस को हराने के लिए। तब विक्टोरिया उसकी बात मान जाती है और फिर तुरंत ही यहाँ पर उसको शो करने लग जाती है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर अपनी नोना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विक्टोरिया वो तो यहाँ पर एकदम से मार्शल आर्ट को इतना ज़्यादा अच्छे से जानती है और उसे परफॉर्म भी कर सकती है। खैर इसी के साथ अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टोरिया बुक्स को अरेंज कर रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई तो इस जगह पर मौजूद है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जेफरी आ जाता है। जेफरी आते ही यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि क्या विक्टोरिया और नोना दोनों ही उसके साथ में आज डिनर करने के लिए चलेंगी। तभी यहाँ पर अपनी विक्टोरिया उसको कहती है कि मुझे लगता है कि आज हम सबको घर पे ही डिनर करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग डिनर करने लग जाते हैं। नोना सो गई थी और उसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया बताने लग जाती है कि कल रात मेरा कोई पीछा कर रहा था, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन था। तभी यहाँ पर जेफरी उसे बताता है कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस कॉनरेड होंगे, जो कि यहाँ पर एल्डर प्रिंस के भाई है। तभी यहाँ पर विक्टोरिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, उसे नहीं समझ आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जेफरी उसको कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करने के लिए भी आया हुआ हूँ। जेफरी उससे कहने लग जाता है कि असल में उस बॉल पार्टी के अंदर जो हमला हुआ था वो असल में यहाँ पर एक बंदे ने किया था जिसको हमने पकड़ ही लिया था, लेकिन असल में हमें इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें पता चली हैं। तभी यहाँ पर विक्टोरिया भी इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था। तभी वो बताता है कि असल में जो मैकेना है उसने यहाँ पर उसके घर में आने वाली एक मेड को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अब्यूज़ किया। असल में उस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा बाज नहीं आया। उसने अपनी एज का भी लिहाज नहीं किया बल्कि उस लड़की को अब्यूज़ किया और इसी वजह से उस लड़की की शादी टूट गई। साथ ही यहाँ पर उसके भाई को इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मैकेना से बदला लेने के लिए ही उस बॉल पार्टी के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पर एक सस्पिशन और यहाँ पर सब लोगों को हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर उस पार्टी के अंदर जब सस्पेक्ट को पकड़ा गया था तो उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही थी। अब यहाँ पर जैसे विक्टोरिया उसके मुंह से सारी बातें सुनती है तब यहाँ पर वो उस चीज़ को डिनाई करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन जेफरी उसे विश्वास दिलाता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो विक्टोरिया उसे बता दे, लेकिन वो उसे फोर्स भी नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रहा था। तभी यहाँ पर अपनी विक्टोरिया थोड़ी नर्वस उसे नज़र आ रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर जेफरी
जेफरी तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम मेरे साथ हमेशा सेफ हो विक्टोरिया। अब जिस तरीके से यहाँ पर उसने उसको हक किया था तब विक्टोरिया को एक वार्मथ फील होती है। विक्टोरिया सोच रही होती है कि मेरे लिए जेफरी से दूर जाना और उसके साथ में इन सारी चीज़ों को फील ना करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जेफरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जेफरी के वहाँ से जाने के बाद विक्टोरिया को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। असल में मैकेना ने जो किया वो एकदम ही गलत था और उसका भाई उसका बदला लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया की वजह से ही कहीं ना कहीं वो लड़का पकड़ा गया। और अब जैसा कि जेफरी ने उसे बताया कि अब उस लड़के को एक बहुत ही बड़ी सज़ा मिलेगी। मैकेना ने अपने पद से रिज़ाइन करके अपनी जो पोजीशन है वो अपने बेटे को दे दी, लेकिन यहाँ पर रॉयल फैमिली के अंदर होने की वजह से मैकेना को तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जो सादा नुकसान हुआ है वो असल में उस लड़के और उसकी बहन को ही हुआ, जिसकी जिम्मेदार विक्टोरिया पूरे तरीके से थी। विक्टोरिया यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि अगर यहाँ पर उन दोनों को विक्टोरिया की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो विक्टोरिया ही इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेगी। वो तुरंत ही यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर किस तरीके से वो उस बंदे को जेल से आज़ाद करवा सकती है और उसकी हेल्प भी कर सकती है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया अब नोना के साथ में बाहर आई हुई थी और दोनों ही वहाँ पर खेल रहे होते हैं। जिसके कुछ वक्त बाद विक्टोरिया वापस से उसी बार के अंदर आ जा, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया अब एक बार के अंदर बैठी हुई थी और वो यही सब कुछ सोच रही होती, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और तुरंत ही विक्टोरिया से उसके बारे में बातचीत करने लगा था। विक्टोरिया को वो बंदा थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए विक्टोरिया तुरंत ही उस जगह से निकलकर भाग जाती है। तभी यहाँ पर बटलर भी पीछे पीछे आता है देखने के लिए कि सब ठीक तो है। तब वो डिस्कवर करता है कि विक्टोरिया तो एक रूफ के ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन विक्टोरिया उसे यहाँ पर इशारे से शांत रहने के लिए कहती है। खैर दूसरी तरफ ईवा को देखते हैं जो कि यहाँ पर विक्टोरिया को बुलाती है और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। विक्टोरिया घर आ चुकी होती है और कहने लगी थी कि मैं किसी काम से बाहर गई थी, जिसके बाद यहाँ पर ईवा उसको कहने लग जाती है कि असल में मुझे तुमसे कुछ काम है। विक्टोरिया उससे खुशी खुशी पूछती है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या काम है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहने लग जाती है कि असल में उसे एक ट्यूटर की ज़रूरत है जो कि उसके बेटे को सिखा सके काफ़ी सारी लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट चीज़ें। जिसके बाद हमें उसके बेटे से मिलवाया जाता है। जैसे ही यहाँ पर विक्टोरिया उसके बेटे से मिलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि असल में ये जो बच्चा था वो देखने में बहुत ही ज़्यादा शांत नज़र आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया सबसे पहले उस बच्चे को यहाँ पर कंफर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कि वो यहाँ पर अपने बारे में विक्टोरिया को बताए और साथ ही यहाँ पर चीज़ें शेयर करे। क्योंकि यहाँ पर अपनी नोना भी आई हुई थी, तो फिर नोना सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि नोना को डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे यहाँ पर मार्शल आर्ट स्किल्स भी आती हैं और वो कुछ परफॉर्म करके भी दिखाती है। क्लार्क ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अमेज्ड भी। वो कहता है कि उसे भी ये सारी स्किल्स सीखनी है। विक्टोरिया खुश हो जाती है कि यहाँ पर अब क्लार्क को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर क्लार्क को लैंग्वेजेस सिखाएगी और यहाँ पर उसका टेस्ट भी लेने लग जाती है लैंग्वेजेस को लेके। धीरे धीरे क्लार्क लर्न कर रहा होता और काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें सीख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नोना भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वापस आते वक्त हम देखते हैं कि नोना एक बार फिर से यहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट के ट्रिक्स को परफॉर्म करती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर विक्टोरिया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पर विक्टोरिया सेंस करती है कि कुछ तो सस्पिशियस है। वो तुरंत ही नोना के पास जाती है और नोना से कहती है कि बेटा तुम घर जाओ भागते हुए और जाते ही यहाँ पर दरवाज़ा टाइट करके लगा लेना, मैं जल्दी आऊँगी। जिसके बाद यहाँ पर अपनी नोना तो इन सारी चीज़ों को एक गेम समझ के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि अपना फेस कवर करके वहाँ पर खड़ा हुआ था। विक्टोरिया को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ से भागते हुए जाती है और जल्दी से यहाँ पर एक पेड़ के तने को तोड़ लेती है उससे फाइट करने के लिए। जबकि यहाँ पर वो बंदा फाइट करने के इंटेंशन से नहीं नज़र आ रहा था। वो यहाँ पर विक्टोरिया से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया उससे लड़ने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा कुछ ही सेकंड्स के अंदर नॉकआउट हो जाता है। विक्टोरिया उसको कहती है कि तुम्हारे पास एक नाइफ भी है ना, और मेरे पास भी। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नाइफ लेकर आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है, तो वो बंदा तुरंत ही वहाँ से उठकर भाग जाता है।
लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया को फिर से कुछ सस्पिशियस लग रहा था। वो नहीं समझ पा रही होती कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा। लेकिन उसे इतना तो पता चल जाता है कि जिस बंदे ने अभी उसके ऊपर हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस सेड्रिक ही था। जिसके बाद यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसका इस जगह पर रहना शायद से अब सेफ नहीं है उसके और नोना के लिए। वो डिसाइड करती है कि वो इस जगह को जल्दी छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर रात के समय जब वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो ही नहीं समझ पा रही होती कि आखिर कैसे उसे इस बार इतनी ज़्यादा अटैचमेंट सभी लोगों से हो गई है। आखिर वो किस तरीके से इन सभी लोगों से अपने टाइज को ख़त्म करेगी, स्पेशली जेफरी के साथ में यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी और वो यहाँ पर जेफरी को भी छोड़कर नहीं जाना चाह रही होती। लेकिन अगर बात नोना को प्रोटेक्ट करने की आएगी तो फिर उसको तो वहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी हालत में नोना को प्रोटेक्ट करके रहेगी। खैर इसी के साथ यहाँ पर अब वो नोना को बाहर लेकर आती है। अगले दिन नोना से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँगी तुम अपना ध्यान रखोगी और तुम यहाँ पर अच्छे से खेलोगी। तभी नोना उसको कहती है कि हाँ बिल्कुल वो ऐसा ही करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया यहाँ पर एक हॉर्स लेकर अब यहाँ पर दूसरी जगह चली जाती है। वो यहाँ पर एक बंदे से मिलती है। वो यहाँ पर ख़ुद को एक दूसरी लेडी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हुए उस बंदे से कहने लग जाती है कि यहाँ पर वो अपने लवर से मिलना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, इसलिए उसे कुछ टूल्स की ज़रूरत है और साथ ही इस बंदे की हेल्प की भी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब विक्टोरिया उस जगह से तुरंत ही आ जाती है विजिट करने के लिए रॉयल जेल के अंदर। कि वो यहाँ पर कहीं और नहीं बल्कि आई थी जेल के अंदर ही, जहाँ पर वो गार्ड से बातचीत करने लग जाती है। तभी यहाँ पर वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि वो अपने लवर से बहुत दिनों से नहीं मिली है। वो उससे मिलना चाहती है कि प्लीज़ गार्ड उसे अलाउ कर दे कि वो अपने लवर से कुछ देर के लिए मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे अपने लवर की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। तो गार्ड भी यहाँ पर उसको चेक करने के बाद उसे अपने लवर से मिलने की परमिशन दे देता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गार्ड उस जगह से थोड़ी देर के लिए चला गया था ताकि वो दोनों आपस में बातें कर सकें, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया जो होती है वो तो यहाँ पर कुछ और ही कर रही थी। वो प्रिजन के अंदर आके यहाँ पर कुछ तो सेटिंग्स कर रही होती है और हमें पता चलता है कि जेल के अंदर यहाँ पर वो जो आयरन बार लगे हुए होते हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके उनको खोल रही थी। लेकिन वो साथ साथ ये भी नोटिस कर रही होती है कि गार्ड कब वापस आएगा। जिसके बाद वो उस बंदे से कहती है कि वो बहुत जल्दी उसे इस जेल से निकाल देगी और वो अपनी बहन को लेकर इस जगह से दूर चला जाए। अब यहाँ पर वो बंदा नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर वो उसकी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया कहती है कि तुम ऐसा समझ लो कि मेरा खुद का भी कुछ मतलब है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इससे ज़्यादा जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। जिसके बाद विक्टोरिया वापस आ जाती है और नोना और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नोना तुरंत ही उसे हक कर लेती है और कहती है कि आप वापस आ गई, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सेट क्यों हो रहा है। तभी वो बहाना बनाती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं भागते भागते आई और इसी वजह से मुझे स्वेटिंग भी हो गई। अब यहाँ पर अगले दिन वो क्लार्क के साथ में स्टडी कर रही थी, जहाँ पर नोना भी मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चों को नए तरीके से सिखा रही थी। वो एक प्ले के बारे में बताने लग जाती है जिसके अंदर लिजर्ड विश थे। तभी यहाँ पर दोनों ही बच्चे कहने लग जाते हैं कि वो इस प्ले को पर्सनली परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी वो मान जाती है और उसे लगता है कि बच्चे इससे और भी ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। अब यहाँ पर वो कुछ वक्त बाद वापस से चली जाती है जेल के अंदर मिलने के लिए उसी बंदे से, और यहाँ पर फिर से वो जेल बार को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा भी उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर देख रहा होता है कि आखिर ये लेडी है कौन जो कि रोज़ रोज़ आकर उसकी मदद करती है और उसे रीज़न भी नहीं पता। खैर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो एक नियर बाय विलेज के अंदर जाती है और यहाँ पर एक लेडी को कहती है कि असल में उसे एक हॉर्स चाहिए, उसे अपने ब्रदर की शादी के अंदर कुछ गिफ्ट देना है, लेकिन उसका भाई क्योंकि उसकी मदर की परमिशन के बिना शादी कर रहा है तो वो यहाँ पर ओपनली गिफ्ट नहीं दे सकती। जिसके बाद वो वुमेन वो हॉर्स देने के लिए मान जाती है, वो लेडी मान जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी विक्टोरिया आ जाती है उसी बंदे की बहन से मिलने के लिए जिसका नाम हमें मारिया बताया जाता है। मारिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी जब से उसका भाई जेल गया था। तभी यहाँ पर विक्टोरिया उसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर उसकी मदद करेगी और उसके भाई को जल्दी जेल से निकाल लाएगी। विक्टोरिया यहाँ पर उसे ये भी बता देती है कि क्योंकि जब वो यहाँ पर उसके भाई को जेल से लेकर आएगी तो ऑफकोर्स सी बात है रॉयल पैलेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगामा होगा और वो सारे ही लोग उसे और उसके भाई को ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया ने सारा इंतज़ाम अच्छे से कर दिया है।
वो एक पैसों से भरा बैग भी उसको देती है और कहती है कि क्योंकि तुम्हें अपनी आगे की ज़िंदगी दूसरी जगह पर शुरू करनी होगी तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, इनको संभाल कर रखना। जिसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया उसे कुछ बताती भी है। खैर इसी के साथ वो वापस आती है, बच्चों के साथ में प्ले की तैयारी करती है। इसके अलावा वो बाद में अपनी रिसर्च वगैरह भी जारी रख, और इसके अलावा वो यहाँ पर उस बंदे से मिलने के लिए भी जाती रहती है जिससे कि जेल के आयरन बार्स को वो जल्द से जल्द लूज करके वहाँ से निकाल सके। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब वो वापस आ रही थी तो फिर जेफरी वहाँ पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था और उससे कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज एक बार फिर से डिनर पे चलो। ये लोग एक काफ़ी अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं डिनर करने के लिए। जेफरी यहाँ पर विक्टोरिया से कहने लग जाता है कि जो कुछ भी प्रिंस सेड्रिक ने किया था उसके बारे में मैंने अब उनके भाई को बता दिया है और वो यहाँ पर जल्द ही अपने भाई से तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तुम कह रही थी कि तुमने यहाँ पर उस बंदे को पीटा, तुमने उसे ज़्यादा नहीं पीटा था, लेकिन असल में तुमने प्रिंस सेड्रिक को इतने बुरे तरीके से पीटा है कि उनकी हड्डियाँ टूट गई हैं, उनके रिब केज में प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर विक्टोरिया ऐसे बिहेव करने लग जाती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल में यहाँ पर विक्टोरिया सही में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर इसी के साथ यहाँ पर ये लोग अपना डिनर वगैरह करके वापस लौट रहे थे, तभी एक बंदे को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पे विक्टोरिया को नोटिस कर लेता है और वो थोड़ा अजीब भी बिहेव कर रहा था। खैर इसी के साथ यहाँ पर ये लोग वापस आ जाते हैं और अपना जेफरी विक्टोरिया के साथ में कुछ पर्सनल बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है कि विक्टोरिया को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है जेफरी की वजह से, लेकिन तभी यहाँ पर वो उसको कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर तुम क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर लेते हो? अगर तुम्हारी गलती होती तो मैं तुम्हें साफ इसके बारे में बता देती। ये सुनने के बाद यहाँ पर जेफरी तुरंत ही उसके चीक्स पे अपने हाथ रखता, कहता है कि तुम सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेफरी के साथ से जो वार्मथ उसे मिलती है ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अकेले। वो यहाँ पर एक ड्राइंग को भी देख रही होती है जो कि नोना ने ही बनाई थी। साथ साथ वो अपना सामान भी पैक कर रही थी नोना को अपने साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि असल में उसे समझ आ गया था कि इस जगह पर वो ज़्यादा वक्त तक नहीं रुक सकेगी। अगर वो इस जगह पर रुकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में जेफरी का भी ख्याल आ रहा होता है। ऑल ऑफ सडन उसे सब कुछ अगर छोड़ के जाना पड़ा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब जेफरी यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मिस करेगा और वो भी जेफरी को। खैर इसी के साथ यहाँ पर अगले दिन वो एक बार फिर से जेल के अंदर आ जाती है, लेकिन जब वो जेल बार वहाँ से हटा रही थी तभी एक बार गिर जाता है जिससे कि वहाँ पर नॉइस होती है। गार्ड तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर आते हैं देखने के लिए। तभी वो ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है कि वो अपने लवर को पैशनेटली किस कर रही है, तो गार्ड वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। खैर इसी के कुछ सेकंड्स बाद ये लोग बाहर आ गए थे जहाँ पर विक्टोरिया ने एक मेड और साथ ही उस बंदे ने बटलर के कपड़े जिसके बाद वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और हमें पता चलता है कि उस लेडी से उसने हॉर्स के साथ साथ एक पूरी गाड़ी का इंतजाम करवा लिया था जिसके अंदर और उसकी बहन वहाँ से जा सकते थे। खैर इसी के साथ विक्टोरिया वापस आ जाती है और यहाँ पर जेफरी उससे मिलने के लिए आया था। जेफरी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। अब यहाँ पर विक्टोरिया ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन असल में तो वो सब कुछ जानती थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर जेफरी बताता है कि न जाने कैसे कोई रॉयल जेल के अंदर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद उस बंदे को आज़ाद भी कर दिया। हम उसे सभी जगह तलाश कर रहे हैं, न जाने वो बंदा कहाँ चला गया है, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि कोई तो था जिसने उसकी मदद की। मैं पूरे तरीके से उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करूँगा, नहीं तो यहाँ पर रॉयल गार्ड की बदनामी होगी और साथ ही मेरी भी। वो ये भी कहता है कि वो जो बंदा है जो भागा है जेल तोड़ के, वो यहाँ पर स्लम्स वगैरह में ज़रूर से ही मौजूद होगा, उसे जल्दी ढूंढ निकालेगा। लेकिन विक्टोरिया तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि विक्टोरिया ने उस बंदे को और उसकी बहन को उस जगह से दूसरे शहर भेजने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था। जिसके बाद वो यहाँ पर मुस्कुराने लग जाती है और फिर यहाँ पर बहाना मारते हुए कहती है कि क्या जेफरी उसके साथ थोड़े वक्त के लिए बाहर चलेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर जेफरी के साथ थोड़ा बाहर जाना चाह रही थी। जिसके साथ ही यहाँ पर जेफरी उसकी तरफ देखने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि विक्टोरिया ने उससे उसके साथ चलने के लिए कहा है।
खैर इसी के साथ हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर हैगल के अंदर वो न्यूज़ लेकर आया हुआ होता है। वो बता देता है कि क्लोई को देखा गया है अपने ऐशबेरी किंगडम के अंदर और हो सकता है कि वो वहाँ पर छुप कर रह रही है। ये सुनने के बाद वो सारे ही लोग यहाँ पर चले जाते हैं क्लोई यानी कि विक्टोरिया को ढूंढने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टोरिया अभी भी बार के अंदर बैठी थी जहाँ पर उस बंदे को भी ये सारी न्यूज़ मिल जाती है। वो तुरंत ही विक्टोरिया को इन्फॉर्म कर देता है इन सब चीज़ों के बारे में और कहता है कि तुम भले ही मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि किंगडम ऑफ हैगल के अंदर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उन लोगों ने यहाँ पर एक वारंट इशू किया है जहाँ पर वो एक रेड हेयर वुमेन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया एकदम से ही चिल रहती है। वो तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं करती और ऐसे रिएक्ट करती है कि उसे पता ही नहीं है कि वो बंदा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जबकि हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगडम ऑफ हैगल के अंदर विक्टोरिया और उसके साथ 2 बंदे और थे जिनको एक मिशन सौंपा गया होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके उसकी जासूसी करने का। वहाँ पर हम मेरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों को ही ऑर्डर दे रही होती है और वो यहाँ पर उनको बोल रही होती है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो और जैसे मैं कहूँगी वैसे करते जाना। लेकिन विक्टोरिया को बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पर मेरी इस सारे मिशन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी और वो उसको मना कर रही होती है। लेकिन वो यहाँ पर गुस्से में आर्ग्यू करती है और ऑर्डर देती है जैसा वो कहे वैसे ही करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका था वो एकदम ही ख़राब था और इसी वजह से उस जगह के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। लेकिन मैरी तुरंत ही उस जगह से निकलकर भागती है और हम देखते हैं हैंस को जो कि वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन उन लोगों ने तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उसको उसी वक्त मार दिया था। तभी यहाँ पर विक्टोरिया की आंखें खुलती हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। असल में वो एक सपना देख रही होती है। तभी यहाँ पर नोना उसको पूछने लग जाती है कि क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रही थी और तुम बार बार ये बोल रही थी कि रुक जाओ, आखिर आपके माइंड में क्या चल रहा था। लेकिन तभी विक्टोरिया उसको कोई भी जवाब नहीं देती है और यहाँ पर हांस के बारे में ही सोचने लग जाती है कि मैरी की वजह से उसकी जान चली गई और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी। खैर इसी के साथ हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टोरिया मार्केट आई हुई होती है और नोना को देखती है जो कि यहाँ पर बाकी सारी लड़कियों को देख रही थी। असल में वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेल रही होती हैं। अब यहाँ पर विक्टोरिया चाह तो रही होती है कि वो नोना को भी सिखाए कि लड़कियाँ आपस में खेलती कैसी हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसको क्या ही सिखाती क्योंकि वो खुद भी कभी इस तरीके से खेल नहीं पाई। जिसके साथ ही उसने ग्रोसरी के साथ साथ कुछ ब्लैक हेयर भी लिए थे जिससे कि वो एक विग बनाने वाली थी अपने लिए। तो कुछ पेस्ट्रीज वगैरह भी खरीदते हैं। लेकिन तभी एक लेडी को देखते हैं जो कि एक पेस्ट्री लेने के लिए आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुकान पर वो ख़त्म हो जाती है। तभी विक्टोरिया यहाँ पर अपनी वाली पेस्ट्री उस लेडी को दे देती है। क्लार्क, नोना और विक्टोरिया तीनों ही घर वापस आ जाते हैं और आने के बाद ये लोग अपना स्नैक वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर इसी के साथ यहाँ पर विक्टोरिया को देखते हैं जो कि बाहर टहल रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बंदे के ऊपर जिसका नाम है हमें माइल्स ग्रांट बताया जाता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है वो हॉर्स की टेक केयर करता है और उसके खुद के पर्सनल हॉर्सेस भी हैं। तभी विक्टोरिया उसके पास जाकर उससे बात करने लग जाती है और यहाँ पर हॉर्सेस के बारे में पूछने लगी थी। तभी यहाँ पर माइल उसे बताता है कि हाँ फिलहाल के लिए वो हॉर्स की ख्याल रखता है और साथ ही उसे पर्सनली हॉर्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी विक्टोरिया उसे लग जाती है कि उसे भी हॉर्स पालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर वो खुद के साथ में एक हॉर्स रखना भी चाहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल वो लेडी योलाना के मेंशन के अंदर रहती है जिसकी वजह से वो उनको और ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती। विक्टोरिया कहने लग जाती है कि वो यहाँ पर रेंट करना चाहती है हॉर्स को और वो यहाँ पर उसे यूज़ करेगी, लेकिन वापस से वो उसे माइल के पास ही छोड़ देगी। माइल उसका ख्याल रखे हर तरीके से और बदले में विक्टोरिया उसे पे करेगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर माइल उसके लिए मान जाता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। साथ ही यहाँ पर विक्टोरिया कहती है कि उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हॉर्स वो फाइनल करके दे जिसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा देर तक आराम से काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय कर सके। ये सुनने के बाद माइल उसे कहता है कि वो उसे कल इसके बारे में ज़रूर से ही बता देगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है रॉयल पैलेस का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस सेड्रिक अपने फादर से मिलने के लिए आया था और वो कहने लग जाता है कि वो यहाँ पर मिलना चाहेगा उस लेडी से जिसे जेफरी लेकर आया था बॉल पार्टी के अंदर। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो लेडी मिलेगी क्योंकि इससे पहले भी उसने हमारे इन्विटेशन को
को ठुकरा दिया है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तभी वो पर्सनली जाकर उस लेडी से बात करेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी विक्टोरिया से मिलने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर विक्टोरिया उससे मिलना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे बातचीत करने लग जाता है और कहता है कि लेडी विक्टोरिया, आपने मुझे यहाँ पर इतने बुरे तरीके से उस दिन हिट किया था कि मेरी हड्डियाँ ही टूट गईं। लेकिन विक्टोरिया यहाँ पर बहाना बनाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें कभी हिट किया। लेकिन फिर भी वो लगातार उससे यही बोलता जा रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक फॉरेनर कंट्री से आने के बाद आपने यहाँ पर एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसका ख्याल रख रही हैं, और साथ यहाँ पर आप इतनी पावरफुल भी हैं। लेकिन विक्टोरिया सेड्रिक की बातों को एकदम ही लाइटली लेती है। वो ये चाह रही थी कि सेड्रिक उसको बिल्कुल भी सीरियसली ना ले और उसे लगे कि विक्टोरिया एक नॉर्मल सी ही लेडी है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात के समय कैप्टन जेफरी विक्टोरिया से मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर आते ही कहता है कि मैंने सुना कि प्रिंस सेड्रिक तुमसे मिलने के लिए आए थे, क्या तुमने उनसे कुछ बात की? तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ, वो आए तो ज़रूर थे, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की है क्योंकि मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जेफरी, नोना और विक्टोरिया तीनों ही बैठ के चाय पीने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जेफरी उसको कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। साथ ही वो ये भी मेक श्योर करता है कि उसे प्रिंस सेड्रिक या फिर उसके लोगों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कैप्टन जेफरी उन लोगों के साथ है वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे विक्टोरिया का। लेकिन विक्टोरिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो ये सोच रही होती है कि उसकी वजह से जेफरी को भी प्रॉब्लम हो रही है और वो उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम में डालना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से वो जेफरी को कहती कि वो अपना ख्याल रखे और विक्टोरिया के बारे में ना ज़्यादा सोचा करे। जिसके बाद वहाँ से नोना तो चली जाने के बाद जेफरी अब सीरियस बात करने लग जाता है। वो उसको कहता है कि यहाँ पर उसे विक्टोरिया का ख्याल रखना अच्छा लगता है और ऐसा भी नहीं है कि वो विक्टोरिया के ख्याल रखने को अपने ऊपर एक बर्डन समझता है, क्योंकि पास्ट में एक बार उससे ये गलती हो चुकी है, वो दोबारा कभी ये गलती नहीं करेगा। वो दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं और अब जाके जेफरी उसे बताता है कि पास्ट में जो उसकी फियोंसे थी वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया था और इसी वजह से उसको आज तक गिल्टी फील होता है कि अगर उसने पहले वक्त रहते अपनी फियोंसे की सिचुएशन को समझा होता तो शायद उसकी फियोंसे उसके साथ होती। जिसके बाद यहाँ पर अब विक्टोरिया उसको कहने लग जाती है, तो क्या अब तुम्हारी फियोंसे तुम्हारे साथ नहीं है? तभी वो कहने लग जाता है कि अनफॉर्चुनेटली 10 साल पहले ही उसकी जान चली गई थी, क्योंकि असल में उसे डिप्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। और कहीं ना कहीं मैं भी इसका जिम्मेदार खुद को मानता हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर उसको सॉर्ट करने में तुम्हारी मदद करूँ। वो ये भी कहता है कि तुम चाहो तो फिर तुम मेरे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकती हो, हम दोनों ही साथ में ट्रेन किया करेंगे। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया शर्माने लग जाती है। वो यहाँ पर उसको मना कर देती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि जेफरी यहाँ पर उसे स्वेट करते हुए देखे। तब जेफरी यहाँ पर उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो यहाँ पर उससे पूछता है कि अच्छा, आखिर ऐसा वो क्यों नहीं चाहती? विक्टोरिया अपने मन में सोचने लग जाती है कि जेफरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर विक्टोरिया ऐसा किस लिए बोल रही है, लेकिन यहाँ पर उसे हिंट तो लग ही चुका था। वो तुरंत ही उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे एक एलिजिबल बैचलर के तौर पे देख रही हो? विक्टोरिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और सोचती है कि वाकई में जेफरी को सही में कुछ भी नहीं समझ आता है। खैर, इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से विक्टोरिया नोना को लेके वहाँ पे माइल्स के साथ में गई थी मिलने के लिए। माइल्स यहाँ पर उसे एक सबसे बेस्ट हॉर्स दिखाता है और साथ ही वो और नोना दोनों ही उस पर बैठकर प्रैक्टिस भी करते हैं। खैर, इसी के साथ यहाँ पर नोना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन रात के वक्त जब यहाँ पर अपनी विक्टोरिया एक बार फिर से माइल्ड क्रांट से मिलने के लिए आती है तो उसे खाने के लिए कुछ देती और वहाँ से जा रही थी। लेकिन उसी वक्त वो उसके ऊपर एक टॉय को थ्रो करता है, लेकिन विक्टोरिया जिस तरीके से उसके अटैक को डॉज करती है तभी माइल उसकी तरफ देखकर समझ जाता है कि विक्टोरिया कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। माइल उसे बताता है कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर होशिस का ख्याल रखता हूँ, ये मुझे पसंद है, लेकिन इससे पहले मैं आर्मी में काम किया करता था। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि जिस तरीके से यहाँ पर विक्टोरिया रिएक्ट करती है या फिर उसके एक्शन से वो ये देखकर साफ बता सकता है कि विक्टोरिया कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि यहाँ पर विक्टोरिया सेल्फलेसली किसी छोटे बच्चे को रेस कर रही है इतनी अच्छी केयर के साथ। इवन कभी कभी तो वो विक्टोरिया के बारे में सोच के इस चीज़ के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाता है कि विक्टोरिया इतना ज़्यादा अच्छे से नोना का ख्याल रख
रख रही है। लेकिन तभी विक्टोरिया भी उसको कहती है कि नोना उसके लिए उसके बच्चे जैसी और वो हमेशा ही उसका ध्यान रखेगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे नोना का ओवर ख्याल रखना पड़ता है और हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसे यहाँ पर नोना को साथ लेकर जाना भी पड़े। ये सुनने के बाद यहाँ पर माइल ग्रांट उसको कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम चाहो तो मेरी हेल्प भी ले सकती हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके, क्योंकि मैं भी वैसे ही ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक फ्री ही रहता हूँ। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नोना और क्लार्क दोनों ही साथ में पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर अपनी विक्टोरिया जो होती है वो किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। उसी वक्त आवा वहाँ पर आती है और उसको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड देखकर विक्टोरिया भी हैरान थी। तभी वो कहती है कि यहाँ पर एक बंदा आया है जो कि यहाँ पर अपनी नोना से मिलना चाहता है। जिसके बाद विक्टोरिया, नोना और साथ यहाँ पर एवा चले जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक कपल आया था और जैसे ही वो नोना को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी भी ऐसी लगती थी, वो एकदम ही ऐसी थी। अगर वो 3 साल पहले डेथ ना कर गई होती तो शायद आज वो भी एकदम नोना की तरह ही दिखती। वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं और उसे देखकर लग रहा होता है कि वो शायद से यहाँ पर नोना को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। वो नोना से काफ़ी प्यार से बात कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद विक्टोरिया को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि विक्टोरिया कहीं ना कहीं नोना को अपनी बेटी समझने लगी है और वो कहती है कि ये कपल कभी विक्टोरिया और नोना को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो यहाँ पर एक ऑफ़र लेकर आया है। वो यहाँ पर विक्टोरिया की फाइनेंशियली मदद करेगा हर एक चीज़ में, बस वो नोना को उसे सौंप दे। लेकिन विक्टोरिया इस ऑफ़र से साफ इनकार कर देती है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लेडी भी कहने लग जाती है कि एक बार विक्टोरिया उन्हें मौका दे, वो कुछ दिन नोना को अपने साथ रखेंगे। अगर नोना को उनका साथ पसंद आएगा तो नोना उनके साथ रहेगी, अगर नहीं पसंद आया तो फिर वो वापस विक्टोरिया के पास आ जाएगी। आखिरकार नोना की भी तो सहमति इस चीज़ में मैटर करती थी। विक्टोरिया तो इस चीज़ के लिए मना करने ही वाली थी, क्योंकि नोना आखिर उसे छोड़कर क्यों ही जाएगी। लेकिन नोना ने तो यहाँ पर कुछ अलग ही कर दिया था। नोना यहाँ पर उस कपल से कहती है कि बताइए आखिर मैं आपके साथ कितने दिन रहूँ, 6 नाइट या फिर 7 नाइट। ये सुनने के बाद तो वो कपल एकदम से खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम सिर्फ 6 दिन हमारे साथ रुकना और उसके बाद अगर तुम्हें 7वें दिन हमारे साथ अच्छा ना लगे तो फिर तुम वापस आ जाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नोना यहाँ पर विक्टोरिया से बिना बातचीत किए तुरंत ही उस कपल के साथ चली जाती है। लेकिन नोना के जाने के बाद विक्टोरिया को बहुत बड़ा शौक लगा था। वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रही होती कि नोना उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो यही सोच रही थी कि आखिर उससे कौन सी गलती हो गई जिस वजह से नोना उसे छोड़कर चली गई। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर इसके आगे का पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा हमारी सेकंड चैनल का लिंक भी हमने दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो।